आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिटिक एसिड क्या होता है, इसका मेडिसिन के पर्पज़ से कैसे यूज होता है, या हमारे होम्योपैथी में ये कैसे यूज की जाती है। पहले इसकी कुछ हिस्ट्री मैं बता दूं। जनरली आप देखेंगे एलोपैथी में ये ईयर ड्रॉप्स वगैरह में यूज की जाती है। हाइड्रोकॉर्टिकोसोन के साथ एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है ईयर प्रॉब्लम में। मोस्टली एसिड है तो एसिड का कैरेक्टर आप लोग जानते ही हैं, इरिटेशन कॉज करता है, बर्निंग कॉज करेगा, वहाँ पे जलन होगी, बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो वैसा कोई भी प्रॉब्लम ईयर की जहाँ पे दर्द हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो, टिकिंग पेन हो, ऐसी जगहों पे ये हाइड्रोकॉर्टिकोसोन के साथ यूज किया जाता है एज ए ईयर ड्रॉप। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम हम लोग देखेंगे, इसका 2-3 नेम है। पहला है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसको विनेगर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में सिरका जानते हैं। तो ये वही चीज़ है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या विनेगर। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एसिटिक एसिड हमारे यहाँ मेडिसिन के पर्पज़ से यूज होता है वो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है, क्योंकि इसमें ग्लेशियल का मतलब होता है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। और एनहाइड्रस का मतलब होता है उसमें वाटर कंटेंट या तो एब्सेंट होगा या तो नहीं होगा। तो नॉर्मली एसिटिक एसिड में देखेंगे आप वाटर कंटेंट होता है, लेकिन ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर एनहाइड्रस होता है और मोस्टली वो 1% होता है, लगभग 1% होता है। तो इसका वाटर कंटेंट रिड्यूस करने की वजह से, कम करने की वजह से ये जो एसिटिक एसिड होता है ये कंसनट्रेटेड हो जाता है। अब ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल या इरिटेट करेगा। अगर आपकी स्किन में जाएगा तो स्किन को इरिटेट करेगा, आपके जीआईटी पे जाएगा तो जीआईटी को इरिटेट करेगा, या आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाएगा उसको इरिटेट करेगा। जहाँ पे भी होगा, जहाँ म्यूकस का आउटलेट होगा या ब्लड का होगा, हर जगह जाके इरिटेट करेगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कंसनट्रेट होने की वजह से। यही एसिटिक एसिड में जब वाटर था इसमें के अंदर, तो आप देखते थे वहाँ वो डाइल्यूटेड होता था। डाइल्यूट होने की वजह से वो इरिटेशन नहीं काज करता था या पॉइजनस या हार्मफुल नहीं होता था। तो इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो होता है ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिव होता है, या कह सकते हैं या हार्मफुल होता है। तो कॉमन नेम हम लोग देख लिए इसका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड या विनेगर इसको बोलते हैं। प्रूवर नेम, एसिटिक एसिड के प्रूवर जो हैं वो बेरीज हैं। आप लोग एग्जाम पर्पज से याद रखिएगा, बेरीज इसके प्रूवर हैं। कॉमन नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। इसका केमिकल फार्मूला हम पहले ही बताए थे, जैसे प्लांट होगा तो उसका फैमिली होगी, केमिकल होगा तो उसका केमिकल फार्मूला होगा। तो एसिटिक एसिड का फार्मूला जो है, या ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जगह जगह बुक्स में गलत लिखा हुआ, आपके एलेंस की नोट में इसका फार्मूला गलत लिखा हुआ, आपके दूबे में इसका फार्मूला गलत लिखा हुआ। तो CH3COOH ये आपका फार्मूला है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है। कैसे आता है, आप ऐसे पुटअप करेंगे, कार्बन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन है, कार्बन का फिर 12 होता है, 2 ऑक्सीजन का 16 मिला के 32 हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन। आप जब ये चारों जोड़ेंगे वैल्यू, आप देखेंगे इसकी वैल्यू 60 आती है। मॉलिक्यूलर वेट किसी का भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे ग्लोब्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है आपका, तो ये मॉलिक्यूलर वेट भी पूछ सकता है कि आपके यहाँ जो यूज होती है। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका एक आसान फार्मूला है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। आप ये चीज़ पुट कर देंगे किसी भी फार्मूले में, आप देखेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाता है। तो ये आसान सा तरीका है मॉलिक्यूलर वेट निकालने का। तो इसका हो गया कॉमन नेम, प्रूवर नेम, केमिकल फार्मूला हो गया। इसके प्रूवर बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बेरीज, क्योंकि जगह जगह बुक्स में नहीं लिखा हुआ है कि इसके प्रूवर कौन है। तो बेरीज हो गए। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया। केमिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। मॉलिक्यूलर वेट आपका इसका या मोलर मास आएगा 60। आप जब देखेंगे एक मिस्टेक है दूबे और एलन दोनों में, ये इसका फार्मूला लिखते हैं C4H3O8 और एलन लिखता है C4H3O3। आप जब इससे मैच कराएंगे मॉलिक्यूलर वेट किसी हिसाब से, ना इसका 60 आने वाला है एलन का, ना दूबे का, तो ये दोनों इसमें केमिकल फार्मूले गलत लिखे हुए हैं। आप इसका फार्मूला सिंपल से याद रखिएगा, CH3COOH, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि जगह जगह पे गलत, अगर आपका ऑप्शन में ये नहीं है तो आपका सही एलन वाला ही माना जाएगा एग्जाम के पर्पज से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, एसिटिक एसिड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। पहले फिजिकल मेकअप पे आते हैं। तो जनरली हम लोग जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एसिड रेमेडी है। एसिड क्या करता है, मोस्टली जब भी हम लोग एसिड अगर हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे देखते हैं, पहले अगर हम उसके स्किन पे डालते हैं या अपनी स्किन पे डालते हैं तो क्या करता है, वो बर्निंग काज करता है, बहुत ज़्यादा जलन होगी, वहाँ पे अल्सरेशन हो जाएगा,
और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप देखेंगे एक्सकोरिएशन कॉज करेगा। तो जो भी इसका फीचर आप देखेंगे सारा वैसा ही होगा। उसका मेकअप कैसा होगा, दुबला पतला पेशेंट। एसिड क्या करता है, चीज़ों को जब अपने अंदर लेता है तो उसको गला के राख कर देता है, या गला के बहुत ज़्यादा पतला कर देता है, या ख़त्म कर देता है। तो इसका जो पेशेंट होगा एसिटिक एसिड का, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा दुबला पतला, लीन थीन इमेसिएटेड, उसका गाल बिल्कुल लटका हुआ होगा, तो बहुत थुलथुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लटका हुआ, एक संकिन जैसा होता है, आँखों के नीचे गड्ढे होंगे। तो उसका मेकअप बिल्कुल ऐसा आएगा, एसिड वाला कैरेक्टर आएगा आपके एसिटिक एसिड के अंदर। अब फेस देखेंगे, फेस का इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, पेल एंड वैक्सी, ये टर्म आप याद रखेंगे। पेल एंड वैक्सी, पीला होता है क्योंकि एसिड के कैरेक्टर होता है कि आपके ब्लड को भी ये ख़त्म करेगा, या डिज़ोल्व करेगा, या डाउन करेगा। तो आप इसमें देखेंगे इसकी वजह से, एनीमिया की वजह से पेलनेस आती है, और वैक्सी लुक आता है आपका एसिड की वजह से। तो पेल एंड वैक्सी लुक होता है। इसके ब्रैकेट में आप देखेंगे, एक मेडिसिन याद रखेंगे, फेरमेट। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेल एंड वैक्सी लुक ऑफ द फेस किसका होता है, फेरमेट एंड एसिटिक एसिड का होता है। हम लोगों ने एक मेडिसिन पढ़ी थी, उसमें था, आप याद रखेंगे। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी कुंफू पांडा, तो उसमें उसका नाम होता है पो। आपको ये टर्म याद रखना, पो, POW। जब किसी मेडिसिन में पूछे पेल ओल्ड रिंकल्ड, पेल ओल्ड रिंकल्ड, इस टाइप का फेस किस में होता है, तो आप मेडिसिन याद रखेंगे एब्रोटेनम और साथ में ओपियम। तो पो वाला जो फेस होता है, पेल ओल्ड एंड रिंकल, एब्रोटेनम ओपियम में होता है, और पेल एंड वैक्सी फेस होता है वो फेरमेट और आपका एसिटिक एसिड में होता है। यही चीज़ अगर आपका टर्म आता पेल एंड वैक्सी फेस इन विथ, पेल एंड वैक्सी फेस विथ एनासार का अगर आता है, तो वहाँ पे आप लोग आर्सेनिक टिक करेंगे, याद रखिएगा। पेल हो, वैक्सी हो, साथ में एनासार का हो, आप वहाँ पे मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे आर्सेनिक को। तो ये तीन टर्म है लगभग एक दूसरे से रिलेटेड, पेल वैक्सी, फेरमेट, एसिटिक एसिड। पेल वैक्सी के साथ एनासार का मिले, जनरल स्वेलिंग ऑफ द बॉडी मिले, आपका आर्सेनिक वहाँ पे जाएगा। अपो वाला फेस जहाँ पे मिलेगा आपको, पेल ओल्ड रिंकल्ड, एब्रोटेनम, ओपियम। ये तीनों टर्म पूछे गए हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स में, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। टेम्परामेंट, क्योंकि एसिड कैसा होता है, एसिड क्या करता है, इरिटेट करता है। चाहे आपका अगर बाहर स्किन पे पड़ेगा तो उसको इरिटेट करेगा, आपका GIT में गया तो आपके GIT को इरिटेट करेगा, आपका पेट को बर्निंग कर देगा, बहुत ज़्यादा जलन हो जाएगी वहाँ पे, आपका डायरिया भी हो जाएगा, और माउथ के थ्रू भी आपको उल्टी होने लगेगी। तो वहाँ पे भी इरिटेशन काज करेगा। तो और मेंटल लेवल पे भी आप देखेंगे तो ये इरिटेशन काज करेगा। तो ओवरऑल ये इरिटेबल होता है। एक टर्म याद रखिएगा, इरिटेबल टेम्परामेंट। इसका इरिटेबल कैसे होता है, क्योंकि एसिड अगर आप सॉलो करो या किसी ने सॉलो किया होगा तो उसके म्यूकस मेम्ब्रेन या उसके GIT को बर्न कर देता है पूरा। आप उसकी स्किन पे पड़ता है तो स्किन को जला के राख कर देता है, इरिटेट कर देता है। तो आप देखेंगे इरिटेबल होता है ओवरऑल इसका टेम्परामेंट। डायथेसिस में जाते हैं तो इसका डायथेसिस भी आप देखेंगे उसी टाइप का होता है, ट्यूबरकुलर। क्योंकि लीन थीन इमेसिएटेड कैचेक्टिक ये लुक जो आता है ये ट्यूबरकुलर डायथेसिस के अंदर आता है। तो इसकी डायथेसिस क्या है, ट्यूबरकुलर। आप जब इसको सॉलो करते हैं या स्किन पे पड़ता है आपके, तो आप देखेंगे वहाँ पे हेमरेज कॉज करता है, ब्लीडिंग कॉज करता है, या एनीमिया के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। तो उस हिसाब से देखेंगे ये हीमोरेजिक टेंडेंसी भी इसके अंदर है। तो दो चीज़ आप याद रखेंगे, ट्यूबरकुलर डायथेसिस और हीमोरेजिक डायथेसिस। दो डायथेसिस है। एक आप देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्यूबरकुलर डायथेसिस जो होती है ये किस टाइप का मियाज में है, तो आप याद रखिएगा स्यूडोसोरा। ये स्यूडोसोरा है, ठीक है। ट्यूबरकुलर या स्यूडोसोरा का आपका एग्जाम्पल अगर देता है ऑप्शन में 4 तो आप ट्यूबरकुलर को टिक करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आगे चल के देखेंगे। जनरली ये एसिटिक एसिड तीनों मियाज को कवर करता है, साथ में ट्यूबरकुलर या स्यूडोसोरा को भी कवर करता है। तो ये जनरली इसके बारे में ये हो गया, ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये इसके जनरल फीचर्स हो गए। इसके हम लोग लगभग 10 पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट में हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो 10 पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे इसके बारे में, एसिटिक एसिड के बारे में। सबसे पहला हम लोग कवर करते हैं मैरेस्मस। देखेंगे जो इसमें लिखा हुआ है या जनरली एसिटिक एसिड क्या है, मोस्टली इसका एक्शन ही है ब्लड्स पे। आपका देखेंगे मसल्स पे है, ब्लड पे है, ब्लड सेल्स पे। इसीलिए एनीमिया में हेमरेजिक टेंडेंसी ऐसी मेडिसिन, या ऐसा पेशेंट जिसके अंदर हेमरेजिक टेंडेंसी ज़्यादा हो ऐसे पेशेंट में, या ऐसा पेशेंट जो दुबला पतला बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड का कैरेक्टर ही ऐसा होता। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो दुबला पतला हो, मैरेस्मस की कंडीशन हो, या कोई भी मसल की वेस्टिंग डिजीज़ हो जिससे हाथ पैर पतले होते जा रहे हैं या पेशेंट पतला हो जा रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैरेस्मस एंड अदर वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ मसल, तो याद रखिएगा मैरेस्मस एंड वेस्टिंग डिजीज़ ऑफ मसल पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है एसिटिक एसिड का। इसमें जो हम याद रखेंगे 5 दवाएँ याद रखेंगे, मोस्टली एग्जाम के पर्पज़ से याद रखेंगे इसको हम लोग। जैसे सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, एब्रोटेनम। दूसरी मेडिसिन हमारी एसिटिक एसिड, तीसरी है सैनिक्यूला, चौथी है ट्यूबरकुलाइनम, और एक मेडिसिन और आपकी बच गई आयोडम।
ये 5 मेडिसिन हैं मोस्टली जो मैरिस्मस एंड वेस्टिंग डिजीज़ में, मसल वेस्टिंग डिजीज़ में काम आती हैं। तो एक पॉइंट ये आपका इंपॉर्टेंट है मैरिस्मस। दूसरा हम लोग इसका याद रखेंगे क्योंकि इसका ब्लड पे भी बहुत अच्छा एक्शन है, हीमरेज। तो ऐसा कोई भी पेशेंट जो एनीमिक होगा तो उसका लुक कैसा आएगा, आप लोग देखेंगे पेल वाला लुक आएगा, पेल वैक्सी लुक आएगा। तो एसिटिक एसिड का जो पेशेंट होता है वो एनीमिक होता है, इसीलिए उसका लुक जो आता है पेल आता है, दुबला पतला चेहरा लटका हुआ नजर आएगा। तो एनीमिक पेशेंट में हम लोग देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसकी जो ब्लीडिंग हो या हिमरेज हो, कहीं से भी हो, किसी भी आउटलेट से हो, हमारे उसके मुंह से हो, नाक से हो, उसके रेक्टम से हो, उसके जीआईटी से, कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो एसिटिक एसिड वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा कवर करती है। चाहे तो किसी पेशेंट को अगर चोट लग गई है, ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। ट्रॉमेटिक का मतलब होता है चोट लगने के बाद, एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नाक से खून आना। तो वहाँ पे देखेंगे आपकी 2 मेडिसिन सबसे ऊपर पड़ी हुई है, अर्निका और एसिटिक एसिड। 2 मेडिसिन आप याद रखेंगे एग्जाम पर्पज से भी, आपके क्लिनिकल से भी। आर्निका और एसिटिक एसिड, अगर किसी को चोट लगने के बाद उसके नाक से खून आता है तो सबसे पहले आप यही 2 मेडिसिन सोचेंगे। पहले आप आर्निका देंगे, उसके बाद एसिटिक एसिड देंगे। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें ही एक टर्म और आता है विकैरियस मेंस्ट्रुएशन। याद रखिएगा विकैरियस मेंस्ट्रुएशन इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है एग्जाम के पर्पज से। जब भी विकैरियस मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है पीरियड के टाइम पे ब्लीडिंग अदर देन यूट्रस या वेजाइना के अलावा कहीं और से आए, ब्लीडिंग कहीं और से आए, जैसे पीरियड का डेट आ गई उसकी, उसके नाक से खून आ रहा है, उसके मुंह से खून आ रहा है, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो तो उसको विकैरियस मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। तो नॉर्मल जगह से हट के कहीं और से ब्लीडिंग हो। विकैरियस मेंस्ट्रुएशन की जो टॉप ग्रेड की रेमेडी है आप याद रखेंगे, फास्फोरस, ब्रायनिया और एसिटिक एसिड। ये 3 रेमेडी आप याद रखेंगे, फास्फोरस, ब्रायनिया, एसिटिक एसिड। आपके एग्जाम में भी ये फास्फोरस वाली चीज़ पूछी गई है, आप याद रखिएगा। विकैरियस मेंस्ट्रुएशन 4 ऑप्शन दे देगा, अगर सारा है तो ऑल ऑफ दीज, कोई एक है तो कोई एक को आप टिक करेंगे। तो विकैरियस मेंस्ट्रुएशन एक टर्म याद रखेंगे, हिमरेज में ट्रॉमेटिक याद रखेंगे, एनीमिक और पेल पेशेंट होता है। तीसरा जो हम लोग पॉइंट्स कवर करेंगे इसमें, इसका प्रोस्ट्रेशन का है, क्योंकि एसिड है, हमने पहले ही बताया था एसिड का फीचर ही है प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, बहुत ज़्यादा आसानी से थक जाना, एग्जॉशन। और प्रोस्ट्रेशन होगा किन किन चीज़ों की वजह से इसका, उसको चोट लग जाए, चोट लगने के बाद किसी को बहुत ज़्यादा सुस्ती थकान लगे, तब वहाँ पे आप एसिटिक एसिड सोचेंगे। इसमें एक रेमेडी और पड़ी हुई है, आप लोग देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड पड़ी, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। अगर चोट लगने के बाद किसी को बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान या वो नींद लगने लगे, उसको कहे कि मुझे लिटा दो, मैं सोना चाहता हूँ, या मुझे थकान लग रही है, या मैं गिर जाऊँगा, मैं बैठना चाहता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में आप एसिटिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो सूट कर रही है उस कंडीशन को, उसमें से किसी एक को देंगे। नाक से खून आ जाता है तो आप अर्निका सोचेंगे वहाँ पर। और यही प्रोस्ट्रेशन अगर सर्जरी के बाद आए या सर्जिकल शॉक के बाद आए, सर्जरी के बाद मान लीजिए वो सर्जरी कराने गया, उसका लीवर का हुआ, किडनी किसी चीज़ का भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद होने के बाद सब कुछ सही रहा लेकिन उसको नींद बहुत आ रही है, 2-4 दिन तक नींद आ रही है, उसके बाद भी नींद आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप ये चीज़ सोचेंगे। तीसरा पॉइंट आता है प्रोस्ट्रेशन के बारे में, एक और इसका कॉज है एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक वेपर्स। एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया जनरली क्लोरोफॉर्म अब तो नहीं यूज होता, क्लोरोफॉर्म, ईथर, या कोई जनरली आप डेंटिस्ट के पास गए, उन्होंने उसने लोकल एनेस्थीसिया दिया, उसका बैड इफेक्ट रह गया, आपका ट्रीटमेंट हो गया लेकिन आपको फिर भी उसके बावजूद सुस्ती लग रही है, नींद लग रही है। तो एनेस्थीसिया या सर्जरी या इंजरी के बाद अगर किसी को प्रोस्ट्रेशन या वीकनेस लग रही है तो आपको सिर्फ एक मेडिसिन सोचनी है, एसिटिक एसिड याद रखिएगा। इंजरी में आप एक मेडिसिन और याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एग्जाम के पर्पज से ये 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं रेगुलर, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। चौथा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे इसके बारे में, एसिटिक एसिड का थर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्लिनिकल और आपके थ्योरी के पर्पज से भी। जो एसिटिक एसिड की थर्स्ट होती है याद रखिएगा, जो टर्म यूज होता है इंसटाइबल का मतलब उसका मन ना भरे, उसकी इच्छा ना भरे और पीने का मन करे, उसकी इच्छा और पीने का करे। जैसे हमारे ब्रेन में सटाइटी सेंटर होता है, हाइपोथैलेमस, जो हमारे खाने को, हमारे भूख को कंट्रोल करता है, तो वो चीज़, उस कंट्रोल वहाँ से हट जाता है चोट लगने के बाद या किसी और चीज़ की वजह से। तो आप देखेंगे इंसटाइबल थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा इच्छा करे पानी पीने की। तो इसकी थर्स्ट कैसी होती है आप लोग याद रखेंगे, इंसटाइबल थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। और ये किन किन बीमारियों में होती है आप याद रखेंगे, इसका एक फार्मूला याद रखेंगे, D3। जो इसकी थर्स्ट होती है एसिटिक एसिड की, इंसटाइबल होती है, एक टर्म याद रखेंगे, दूसरा याद रखेंगे D3। 3 बीमारियों में इसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। पहली याद रखेंगे आप डायरिया, दूसरी आप रखेंगे ड्रॉपसी, तीसरी आप लोग D से याद रखेंगे डायबिटीज़।
ये 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें इनसटाइबल, इच्छा कभी ना भरे, पीने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो। तो ये 3, स्पेशली डायरिया आप याद रखेंगे, क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक डायरिया में इसकी होती है। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे या एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो ये 3 टर्म आपको मिलेंगे, हो सकता है पूछ भी ले किस कंडीशन में इसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो डायरिया में याद रखिएगा क्रोनिक डायरिया, ड्रॉप्सी में और डायबिटीज़ में इसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक बड़ा मज़ेदार और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि थर्स्ट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ इसकी थर्स्ट बिल्कुल एब्सेंट हो जाती है या नो थर्स्ट होती है, ये एब्सेंट होती है, इसका फीवर। आप एक टर्म देखेंगे नो थर्स्ट इन फीवर, ये 2019 या 18 का क्वेश्चन भी है। नो थर्स्ट इन फीवर, सारी चीज़ों में थर्स्ट है लेकिन फीवर के अलावा किसी चीज़ में, सिर्फ फीवर में थर्स्ट नहीं, बाकी हर एक चीज़ में थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, बर्दाश्त से ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, फीवर में इसकी थर्स्ट एब्सेंस हो जाती है। आपका कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, जैसे आप देख रहे हैं ड्रॉप्सी में इसका थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, एस्टिक एसिड का, लेकिन आप यहीं पे एपिस में जाएंगे तो इसी का रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स आर। एपिस में ड्रॉप्सी की कंडीशन में थर्स्टलेस एपिस होती है, ड्रॉप्सी की कंडीशन में। तो अगर ड्रॉप्सी के अंदर थर्स्टलेसनेस आए तो एपिस को चूज करेंगे, अगर ड्रॉप्सी के अंदर थर्स्ट बहुत ज़्यादा आए, इंसटाइबल आए, तो आपको एस्टिक एसिड चूज करेंगे। अगर किसी की पेशेंट के क्रोनिक डायरिया है, उसकी थर्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप एस्टिक एसिड चूज करेंगे। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें क्रोनिक डायरिया है और लेकिन वो थर्स्टलेस हो जा रहा है, तो आप वहाँ पे रिवर्स होता है आर्सेनिक में। आर्सेनिक जनरली थर्स्टी रेमेडी है, लेकिन जब क्रोनिक डायरिया होता है उसका, आप एग्जाम में भी देखेंगे या क्लिनिकल भी देखेंगे, जब क्रोनिक डायरिया होता है आर्सेनिक में तब वो थर्स्टलेस हो जाता है। यही सेम उल्टा चीज़ ड्रॉप्सी थर्स्टली, एपी से याद रखेंगे उल्टा, और सीधे में याद रखेंगे जिसमें थर्स्ट बहुत ज़्यादा हो, आप एस्टिक एसिड को चूज करेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका फीवर, फीवर में थर्स्ट कोई नहीं होती है। तो एक टर्म है इंसटाइबल थर्स्ट, इसी से रिलेटेड एक टर्म है अनक्विंचेबल। जो ये टर्म यूज होता है अनक्विंचेबल थर्स्ट, ये एकोनाइट के लिए यूज होता है, एकोनाइट में यूज हुआ है जनरली, आप ये कहेंगे। अनक्विंचेबल का मतलब ना बुझने वाले प्यास, तो एकोनाइट को भी ना बुझने वाली प्यास लगती है। कैसे लगती है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, याद रखिएगा एग्जाम के पर्पज से। ज़्यादा पानी पीता है, ज़्यादा अमाउंट में, और ठंडा पानी पीना पसंद करता है एकोनाइट। तो इसमें अनक्विंचेबल थर्स्ट वो यूज़ है जो एकोनाइट के लिए यूज होती है। तो ये कंपेयर हमने किया इसका एस्टिक एसिड से एकोनाइट का। आर्सेनिक का क्या है? क्रोनिक डायरिया में थर्स्टलेस है। एपिस का क्या है? थर्स्टलेस है ड्रॉप्सी के केस में। अगर ड्रॉप्सी के केस में थर्स्ट आ रही है, आप चूज करेंगे एस्टिक एसिड को। अब बाकी D3 याद रखेंगे, इसके अंदर थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है, फीवर के अंदर कोई थर्स्ट नहीं होती है एस्टिक एसिड का। ये सारे इतने पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने कवर किए। नेक्स्ट आता है 5वां पॉइंट कि एस्टिक एसिड की स्लीप कैसे होती है। हम लोग कंपेयर करेंगे इसको। ये जो एस्टिक एसिड का पेशेंट होता है, ये बेली के बल से सोना पसंद करता है, पेट के बल सोना पसंद करेगा। ये सोएगा तो ऐसे चारपाई पे या तखत पे ऐसे सोएगा, पेट का सहारा लेके सोएगा, क्योंकि इसको बेली के बल सोने पे आराम मिलता है, इसको रेस्ट फील होता है, या इसको जो प्रॉब्लम होती है उसमें आराम मिलता है। तो इसके अंदर देखेंगे जो बेली के बल पेशेंट्स होता है या उसको रिलीफ होता है, इसमें एक मेडिसिन और पड़ी हुई है आपकी, अमोनियम कार्ब और एस्टिक एसिड। ये 2 मेडिसिन याद रखेंगे जो बेली के बल सोने पे आराम मिले। तो ये एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया आपका क्वेश्चन। अगर किसी पेशेंट को या किसी मेडिसिन में ये लिखा हो कि उसको बैक के बल लेटने पे आराम मिले या स्लीप बेटर ऑन बैक, तो ये इसमें आपकी एक मेडिसिन पड़ी हुई है आर्सेनिक। पीठ के बल सोने पे एक ऐसा पेशेंट जिसको आराम मिले, आर्सेनिक है। पेट के बल में अमोनियम कार्ब और एस्टिक एसिड है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे। छठा पॉइंट जो आता है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, आपका देखेंगे इसमें सलाइवेशन। सलाइवेशन कह सकते हैं सलाइवा या थूक का बहुत ज़्यादा बनना। तो अगर किसी में सलाइवेशन इंक्रीज हो जाए डे एंड नाइट दोनों में, डे एंड नाइट दोनों में, इसमें देखेंगे एस्टिक एसिड है क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। डे एंड नाइट दोनों में सलाइवेशन बहुत ज़्यादा कराता है। एस्टिक एसिड उसमें पड़ी हुई है आपकी। दूसरी मेडिसिन है लैक्टिक एसिड। 2 मेडिसिन याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। सलाइवेशन इसका बहुत ज़्यादा होगा, उसमें भी मोस्टली डे एंड नाइट होगा, दिन और रात दोनों। अगर सिर्फ नाइट में हो प्रोफ्यूज या बहुत ज़्यादा हो तो उसमें एक मेडिसिन आप याद रखेंगे, मर्कसाल या मर्क्यूरियस याद रखेंगे। नाइट में मर्कसाल, डे एंड नाइट में दोनों में लैक्टिक एसिड एंड एस्टिक एसिड। ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है आगे चल के। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7वां पॉइंट इसका, जो एस्टिक एसिड क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। फीमेल, मोस्टली ऐसी फीमेल जो प्रेगनेंसी के स्टेज में हो या प्रेग्नेंट हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिएगा। प्रेगनेंसी में मोस्टली क्या होता है? हाइपर क्लोरहाइड्रिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, क्लोरहाइड्रिया का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारा एसिड बनता है, जो खाने को पचाता है या फैट को पचाता है। तो याद रखिएगा जो खाने को पचाने वाला जो एसिड है वो बढ़ जाए तो याद रखिए एक बीमारी कौन सी? हाइपर क्लोरहाइड्रिया या GERD,
गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, या एक टर्म और यूज होता है वाटर ब्रेस, जो मुंह में पानी आने लगता है, खट्टा पानी, या कई लोग कहते हैं कि एसिड मुंह में आ जा रहा है। एक टर्म और यूज होता है फर्मेंटेशन, खाना पेट में सड़ने लगे एसिड कम निकलने की वजह से। तो कोई भी दिक्कत जहाँ पे आपके जीआईटी में बर्निंग, क्योंकि आप देखते हैं कि एसिड जो होता है अगर हम लोग उसको स्वालो करते हैं तो हमारे जीआईटी में जाता है, वहाँ पे बर्निंग कॉज करता है, कोरोसिवनेस कॉज करता है, वहाँ पे अल्सरेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, गले में जलन, आपके पेट में जलन, एक अजीब सा सेंसेशन होता है, ड्राउजनेस होती है। वो सारा कैरेक्टर आपको इसके अंदर मिलेगा। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, उसको एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है, गले में खट्टा खट्टा आ रहा है, गले में लग रहा है, उसको बार बार कहती कि मुँह में पानी आ जा रहा है, तो ऐसी लेडी प्रेग्नेंट को आप ये दवा देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। तो इस कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है। तो इस कोई भी लेडीज़ अगर प्रेगनेंसी के दौरान हो, उसको नाउजिया या वोमिटिंग होती है, एक टर्म है नाउजिया एंड वोमिटिंग हो, वहाँ पे भी अच्छा काम करेगी। या एसिडिटी की वजह से नाउजिया वोमिटिंग हो, तो जनरली देखा होगा लेडीज़ में ऐसा होता है अर्ली स्टेज में, मोस्टली उल्टी बहुत ज़्यादा 3 मंथ तक बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होने लगती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग, एग्ज़ाम के पर्पज़ से याद रखिएगा आप लोग, हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम। ये आपका गायनी का टर्म है, याद रखिएगा। हाइपर का मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा। एमसिस का मतलब होना उल्टी होना, उल्टी ज़्यादा होना या बढ़ जाना। ग्रेविडा जो टर्म होता है उसका प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान जो उल्टी होती है, नाउजेशन होता है फीमेल को, उस टर्म को बोलते हैं हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमसिस ग्रेविडेरम की एक अच्छी रेमेडी है आपका एस्टिक एसिड, इस चीज़ को याद रखिएगा। जनरली इसमें आप देखेंगे एसिडिटी या GERD के लिए आप लोग लाइकोपोडियम, सिंकोना, आयरिस वर्सिकोलर, आपका एस्टिक एसिड, ये सब दवाएँ, या फिर रूबिनिया, ये सब दवाएं बहुत ज़्यादा, यही सब दवाएं चलती हैं कॉमन, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। तो हम लोगों ने ये 7 पॉइंट कवर किए, इसमें टोटल 10 पॉइंट है, 3 पॉइंट और हम लोग देखते हैं। 8वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें आता है हेक्टिक फीवर। मोस्टली हेक्टिक फीवर कहते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हेक्टिक फीवर वो फीवर होता है या वो बुखार होता है जो मोस्टली आपका आफ्टरनून या नून में चढ़ जाए, आफ्टरनून या शाम में वो बुखार चढ़ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे देखा होगा, टीबी में ऐसा होता है, टीबी के केसेस में ऐसा होता है। जो ऐसा कोई भी बुखार जो शाम के टाइम पे चढ़ जाए वो हेक्टिक फीवर के अंदर आता है। इसमें आपकी मेडिसिन जो देखेंगे 2 पड़ी हुई है। आपकी पहली मेडिसिन है एब्रोटेनम, याद रखिएगा, और एस्टिक एसिड। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रोटेनम, एस्टिक एसिड दोनों के अंदर हेक्टिक फीवर है। एक चीज़ होती है हम लोगों ने देखा है हे फीवर। हे फीवर एलर्जिक फीवर होता है। मोस्टली ये डस्ट, पॉलन, ग्रेन आप लोगों ने देखा होगा, जो गेहूँ की कटाई दवाई होती है उसकी वजह के, उसके पॉलन से या पॉलन की वजह जो होता है, या एलर्जिक फीवर जो होता है वो हे फीवर होता है। हे फीवर के आप लोग अंदर देखेंगे एलियम सीपा पड़ी हुई है, एलियम सीपा पड़ी हुई है, सोराइनम पड़ी हुई है, और आप देखेंगे ट्यूबरकुलाइनम। ये 3 मेडिसिन पड़ी हुई है जो मेन है, एलियम सीपा, सोराइनम, ट्यूबरकुलाइनम। ये 3 रेमेडी हे फीवर के अंदर है। हेक्टिक फीवर के कैटेगरी के अंदर हम लोग आएंगे तो उसमें 2 एब्रोटेनम है और सेकंड वन इज़ एस्टिक एसिड। तो ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे हेक्टिक फीवर। अब बात ये आती है कि हेक्टिक फीवर होता किस टाइप का है, एस्टिक एसिड का, या इसका क्या डिफरेंस है, क्या पर्टिकुलर है। हम लोग सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं उसकी स्किन कैसी होगी, दूसरी चीज़ इसकी स्किन कैसी होगी, ड्राई एंड हॉट होगी। ऐसा कोई भी पेशेंट जिसको बुखार शाम में चढ़े, जब उसकी स्किन आप टच करेंगे, अगर उसका बहुत ज़्यादा गर्म है, टच करने पे बिल्कुल लगे कि बिल्कुल जल रही है, तो आप देखेंगे वो आपका एस्टिक एसिड को ही इंडिकेट करता है। इसका पर्टिकुलर है एस्टिक एसिड का इसका चीक। इसका जो लेफ़्ट चीक होता है, उसके लेफ़्ट चीक पे मोस्टली आपको रेड स्पॉट मिलेंगे, छोटा सा एक बड़ा सा लाल दाना मिलेगा। ऐसे मोस्टली किस में मिलेगा, लेफ़्ट चीक पे। तो ये आपका एग्जाम में भी पूछा गया है, लेफ़्ट चीक पे अगर रेड स्पॉट मिले मोस्टली इन केस ऑफ हेक्टिक फीवर, तो मेडिसिन इज़ एस्टिक एसिड। तीसरी चीज़ इसमें आती है स्वेट। अगर बुखार होगा तो उसका स्वेट कैसा होगा, स्वेट उसका होता है ड्रिंचिंग स्वेट। ड्रिंचिंग स्वेट का मतलब होता है ऐसा कोई भी पसीना जो भिगा दे पूरे शरीर को। 9 पॉइंट देखेंगे इसमें। 9th पॉइंट देखेंगे इसमें हम लोग, जो आता है रिस्पिरेटरी। एस्टिक एसिड का रिस्पिरेटरी कैसा होगा, ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो रिस्पिरेशन होता है वो हिसिंग टाइप का रिस्पिरेशन होता है। हिसिंग रिस्पिरेशन सांप का होगा, आप लोगों ने देखा श करके जब इंसान खांसता है या सांस लेता है तो हिसिंग टाइप का रिस्पिरेशन इसका आता है, जैसा सांप के अंदर होता है। तो इसका पर्टिकुलर याद रखिएगा। इसमें जो कफ होता है, एस्टिक एसिड का कफ होता है, मोस्टली इसको खांसी सांस को लेने पे आती है, इन्हेलेशन करने पे आती है, इंस्पिरेशन करने पे आती है। सांस जब लेगा अंदर की तरफ तो वैसे ही उसको खांसी आ जाएगी। तो इन्हेलेशन से अगर किसी मेडिसिन में कफिंग होती है तो आप याद रखिएगा एस्टिक एसिड। इसके साथ एक और मेडिसिन आप लोग याद रखेंगे, स्पॉन्जिया। कफ ऑन इन्हेलेशन 2 मेडिसिन पड़ी है, एस्टिक एसिड, स्पॉन्जिया। अगर यही चीज़ कफ ऑन एक्सपिरेशन हो, सांस को छोड़ने पे खांसी आए, तो आपकी मेडिसिन आती है एकोनाइट और कॉस्टिकम।
ये आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल भी इंपॉर्टेंट है। सांस को लेने पे खांसी आए एस्टिक एसिड स्पॉन्जिया, और अगर सांस को छोड़ने पे आए एक्सप्रेशन से तो AC याद रखिएगा। एकोनाइट एंड कॉस्टिकम, एकोनाइट कॉस्टिकम को साथ में याद रखिएगा, एस्टिक एसिड को स्पॉन्जिया के साथ याद रखिएगा। ये 2 पॉइंट है रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट है। 10वां जो इसका पॉइंट आता है रिलेशन का, कि एस्टिक एसिड का क्या क्या रिलेशंस है। आप इसमें देखेंगे ये एंटीडोट करती है कुछ चीज़ों को, 3 चीज़ों को एंटीडोट करती है, आप याद रखेंगे। एक एनेस्थीसिया पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, ईथर हो गया किसी चीज़ को, या दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा फ्यूम्स ऑफ चारकोल एंड गैस। चारकोल एंड गैस के जो धुएं होते हैं, स्पेशली देखो अगर सड़कें बनती हैं या अदर जगह पे टायर जलता है, कुछ ऐसा होता है, उसकी वजह से कोई दिक्कत आने लगे पेशेंट को उसके धुएं की वजह से, तो एनेस्थीसिक वो आप देंगे, एस्टिक एसिड देंगे। या एनेस्थीसिया लगा उसकी वजह से सुस्ती रहने लगी या पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट आने लगा, तो भी आप एंटीडोट करने के लिए उसको क्या देंगे, एस्टिक एसिड देंगे। एक चीज़ और आती है, आप याद रखेंगे, एंटीडोट करता है ये ओपीएम को और स्ट्रामोनियम को। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ओपीएम और स्ट्रामोनियम को कौन एंटीडोट करता है, एस्टिक एसिड। तो ये 3 चीज़ों को एंटीडोट करता है, आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, साइडर विनेगर जो सिरका होता है, इसका फ्यूम्स एंटीडोट करता है कार्बोलिक एसिड को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो एग्जाम के पर्पज से याद रखिएगा। साइडर विनेगर जो होता है सिरका होता है, सेब का सिरका होता है, या सिरका प्लेन याद रखिएगा, कार्बोलिक एसिड को एंटीडोट करता है। जनरली सिरका क्या करते थे, पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, जब गले में खराश रहती थी, चोकिंग होती थी, तो उस सिरके को इनहेल कराते थे। इनहेल कराने पे वो देखते थे कि उसमें आराम मिल जाता था पेशेंट को। तो ये जनरली हम लोग याद रखेंगे। एक एंटीडोट वाला देखा हमने, ये 3 चीज़ों को एंटीडोट करता है ये। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि ये किसको फॉलोज करता है, फॉलोज वेल। तो फॉलोज वेल में 2 चीज़ याद रखेंगे, एक तो हीमरेज याद रखेंगे आप लोग, हिमरेज याद रखेंगे, दूसरी चीज़ ड्रॉप्सी याद रखेंगे, क्योंकि दोनों की अच्छी रेमेडी है एस्टिक एसिड। तो हिमरेज देखेंगे, सिंकोना भी आपको क्या है, एंटी हेमरेजिक या हेमरेजिक रेमेडी है। तो सिंकोना याद रखेंगे, सिंकोना में हेमरेजिक कंडीशन में फॉलो करता है एस्टिक एसिड। और ड्रॉप्सी में डी से याद रखिएगा, डिजिटैलिस। ये डिजिटैलिस को डी से याद रखिएगा, डिजिटैलिस को फॉलो करता है एस्टिक एसिड। तो ड्रॉप्सी की कंडीशन में डिजिटैलिस, हिमरेज के कंडीशन में आप लोग याद रखेंगे सिंकोना। ये इसका हो गया फॉलोज वेल। एक चीज़ और देखते हैं हम लोग, एग्रेवेशन एक पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 रेमेडी पढ़ी, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ रखेंगे, एग्रेवेशन। ये जो बेलाडोना का हेडेक होता है, उस कंडीशन में अगर आप ये देंगे, एस्टिक एसिड देंगे, तो उस कंडीशन में एस्टिक एसिड एग्रेवेट करने लगती है, प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है। तो बेलाडोना का जो हेडेक होता है वो एग्रेवेट करता है सिम्टम्स एस्टिक एसिड, याद रखिएगा। बेलाडोना, हेडेक ऑफ बेलाडोना, एस्टिक एसिड, ठीक है। ये इतने इसके बारे में पॉइंट्स हो गए। मोस्टली ये एसिड है, आपके दिमाग में आपको ये बैठा के रखना है। एसिड का सारा कैरेक्टर होगा, या अपनी स्किन पे आप फील करके देखिए एसिड गिरने के बाद क्या होगा, या आप अगर उसको इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से जो सारे सिम्टम्स आएंगे, एसिड वो सारे कैरेक्टर को कवर करेगा, सारी एस्टिक वाली रेमडीज हैं। तो एस्टिक एसिड ओवरऑल हमने पढ़ा है इसका, आप याद रखेंगे इसके सारे पॉइंट्स। थैंक यू।